हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 5th चैप्टर, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं? हमारी डेली की लाइफ में हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे उपयोग में आती हैं, वो सारी चीजें क्या है? संसाधन है। यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? संसाधन हो जाएगी। एक पेन पेंसिल से लेकर पानी हो गया, खाना हो गया, वो जिस चीज से हमें मिल रहा है वो सब क्या है? संसाधन है। ठीक है, इन अवर एवरीडे लाइफ वी यूज अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल फॉर अवर बेसिक्स नीड। जितनी भी हमारी बेसिक नीड है, हमारी जरूरतें हैं, डेली की आवश्यकताएं हैं, उनको जो भी चीज पूर्ण करेगी, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी, वो क्या है? संसाधन है। सम ऑफ दीज मटीरियल आर फाउंड इन नेचर वेयर एज अदर्स आर मैन मेड। कुछ चीजें क्या होती हैं? हमें प्रकृति से मिल रही हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो जो प्रकृति में स्वतः पहले से हैं वो प्राकृतिक संसाधन हो गए, और कुछ जरूरतें ऐसी हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें चीजों को बनाना पड़ता है, उनको क्या कहा जाता है? मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। ओके, तो दो तरह के संसाधन हो गए, एक हो गए प्राकृतिक और एक हो गए कृत्रिम। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या है? जैसे हमें भूख लगी, हमने क्या किया? कोई फल तोड़ लिया, तो फल प्रकृति में पहले से है, पेड़ पहले से था, उस पर फल लगा हुआ है, तो वो कैसा हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, अब हमें लिखने के लिए जैसे पेन की जरूरत पड़ी तो हमने पेन बनाया, तो ये पेन कैसा हो गया? मैन मेड रिसोर्स हो गया। ओके, तो कृत्रिम संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों समझ में आ गए होंगे आपको कि क्या होते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी हवा प्रकृति में पहले से है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जितनी भी हैं, प्राकृतिक गैसें, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है? पहले से प्रकृति में मौजूद है। तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन है। ओके, ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, ये सारे क्या है? कृत्रिम संसाधन है। क्यों? क्योंकि इनको मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है, प्रयोगशालाओं में बनाया है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनाया है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? कृत्रिम हो गए। जैसे हमने कहा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर जो आप पढ़ते हैं, नायलॉन वगैरह, वो सब लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। पेंट बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, ड्रग्स, जितनी औषधियां हो गई वो, एक्सप्लोजिव वगैरह, जितनी भी चीजें इंसान बनाएगा अपनी जरूरत के लिए, वो किस में आ जाएंगे? कृत्रिम संसाधन में आ जाएंगे। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था, ये सारा मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। फिर हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, उनको दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, इन एग्जॉस्ट का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी प्रकृति में क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वहां पर उपस्थित है, और उनका हम इतना प्रयोग करेंगे, दोहन करेंगे, तब भी उनकी मात्रा खत्म नहीं होगी, या वो खत्म नहीं होंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यानी जिनका हम पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो सारे संसाधन कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल संसाधन या रिसोर्सेज है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा उनको। ओके, जैसे सूर्य का प्रकाश है, कितने मिलियन ईयर्स पहले से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, हमने उसका इतना उपयोग कर लिया है। सूर्य कभी ऐसा नहीं कहता कि आज आपने ज्यादा मुझे यूज कर लिया मेरी लाइट को, तो अब मैं प्रकाश नहीं दूंगा। ठीक है, सनलाइट आती जा रही है। ठीक है, और कई मिलियन ईयर बाद भी सूर्य का प्रकाश ऐसे ही आता रहेगा, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, मात्रा इसकी सीमित नहीं है, तो ये कैसा है?
इनएग्जॉस्टिबल है, वैसे ही हवा भी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, हवा भी खत्म नहीं होगी। और पानी भी क्या होता है, रिसाइकल होता रहता है। हमने माना कोई नदी थी, एक साल बारिश नहीं हुई, नदी का पानी सूख गया, ठीक है, नदी जो सोर्स है, स्रोत है किसका, पानी का, ये सूख गया, तो हमने कहा पानी खत्म हो गया। लेकिन वो पानी सूखने का मतलब क्या था, भाप बन के बादलों में चला गया होगा, ठीक है। और चूंकि बारिश नहीं हुई तो वो पानी ऊपर ही कहीं स्टोर्ड है, या हम बोल सकते हैं ग्लेशियर पे हो सकता है कहीं पर, ठीक है, बर्फ के रूप में। तो पानी की मात्रा किसी ना किसी रूप में उपस्थित है। इस साल बारिश नहीं हुई है तो नदी सूख गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर बारिश होगी, नेक्स्ट ईयर नहीं हुई तो उसके अगले साल होगी, तो बारिश हुई, दोबारा पानी आ गया नदी में, और नदी फिर से भर गई पानी से, ठीक है। तो ये संसाधन कैसा हो गया, इनएग्जॉस्टिबल हो गया, ओके, कि पानी कहीं ना कहीं तो है एनवायरमेंट में, ओके। वो अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, द्रव अवस्था में नहीं है, तो गैसीय अवस्था में, बादलों में हो सकता है, या फिर सॉलिड स्टेट में कहीं पर बर्फ के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो संसाधन खत्म नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इन एग्जॉस्टिबल क्या हो गए, which can be used is called resource. All the natural resources can be classified into two main groups, inexhaustible और inexhaustible हमने पढ़ा। फिर हमने क्या कहा, सनलाइट, एयर एंड वाटर क्या है, इनएग्जॉस्टिबल के एग्जाम्पल है, यानी ये सीमित मात्रा में नहीं है, नेवर एंडिंग सप्लाई इनका हमें मिलेगा, इनका जो हम उपयोग है वो हमेशा करते आएंगे, ओके। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनका उपयोग बार बार होगा, एंड दे लास्ट फॉर एवर, ओके। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है, GGIC थर्ड और GIC पौड़ी, ओके। द टर्म इनएग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, यही हम बोल रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इसका हम पूर्ण रूप से उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनकी मात्रा बनी रहेगी या ये खत्म नहीं होंगे। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, हम क्या कह रहे हैं, असीमित मात्रा में है या बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, नेचर में, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, यानी कभी भी खत्म नहीं होंगे, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, आर कॉल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल समझ में आ गया, जिनकी मात्रा असीमित है, बहुत ज्यादा मात्रा जिनकी है, जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और जिनकी मात्रा की खत्म ना होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो सारे किस में आएंगे, इनएग्जॉस्टिबल में आएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जॉस्टिबल। अब हमने कहा एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल मतलब जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। तो इन खत्म कौन सी चीज होगी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, जिसकी मात्रा कैसी होगी, सीमित होगी। तो सीमित मात्रा का मतलब क्या है कि हम इनका उपयोग करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे, और उपयोग करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, कोल, पेट्रोलियम हो गया, इनको सेव करना चाहिए या इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक टाइम के बाद, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने का मतलब क्या है कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको कोल, पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे या यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। द टर्म एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैनॉट बी यूज अब कंप्लीटली, ओके, यूज कैन बी, ठीक है। सो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम पूरी तरह से उपयोग कर लेंगे और पूरा उपयोग करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, वो किस में आएगा, एग्जॉस्टिबल में आएगा, ठीक है। मीन समथिंग विच कैन बी यूज्ड अप कंप्लीटली, जिसका हम पूरा उपयोग कर लेंगे। अगर हम पेट्रोल का पूरा उपयोग कर लेंगे, हम पूर्ण रूप से उसका यूज कर लेंगे, तो हम क्या मानेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ पे या एनवायरमेंट में पेट्रोल नहीं रहेगा। तो हमने उसका क्या कर लिया, कंप्लीट उपयोग कर लिया, पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया, तो वो कैसा हो गया, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो गया, ओके। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं वो किस क्वांटिटी में है,
लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में है, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओके, कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब हम अपने उपयोग में उनको ला रहे हैं, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में उनका उपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और उसका परिणाम ही क्या होगा कि वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ऐसे सारे रिसोर्सेज को, ऐसे सारे प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहा जाएगा, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और हम क्या कहते हैं कि जैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। कंजर्व करने का मतलब क्या है, बचाना है। ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिनमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये कहते हैं जंगली जीवों को बचाना है, जंगलों को बचाना है, मिनरल्स का कम से कम उपयोग करना है, पेट्रोल का कम उपयोग करना है, कोल का कम से कम उपयोग करना है। किस लिए करना है, क्योंकि उनकी मात्रा सीमित है और नवीनीकरण इनका नहीं होता है, या नवीनीकरण होता है तो उसमें, नवीनीकरण का मतलब क्या है कि अगर हमें कोल बनाना हुआ, ठीक है, तो कोल को बनाने में बहुत, मतलब हम मान सकते हैं कि 150-200 मिलियन ईयर्स लगते हैं, 150-200 लाख साल लगेंगे, तब जाके हमें दोबारा कोल मिलेगा। और ये एक ह्यूमन एज के लिए बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है, क्योंकि अगर हमें एक एवरेज, मतलब किसी इंसान की सामान्य आयु की बात करें तो वो कितनी होगी, 60, 70, 80 साल होगी, ठीक है, इतना मान लेंगे कि इतने साल वो जीवित रहेगा। लेकिन इतने ईयर्स में हमें कोल नहीं मिल रहा है, हमें कितने साल बाद मिलेगा, 150-200 मिलियन ईयर्स बाद हम इसकी बात करें कि 150-200 सालों बाद हमें क्या मिलेगा, दोबारा कोल मिलेगा। यानी आज अगर खत्म हो गया है तो कोल को दोबारा बनने में इतने सारे ईयर्स लगेंगे और तब हमें दोबारा कोल मिलेगा। वैसे ही पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, वैसे ही मिनरल्स की बात करें। और अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई तो पूरी जो लाइफ साइकिल है अर्थ पे वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस होगा। ठीक है, तो इतना हमने किसके बारे में पढ़ लिया, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करती है वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। फिर हमने क्या कहा, संसाधन दो तरह से हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक होगा, जो प्रकृति में मिल रहे हैं हमें चीजें, वो जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा, कृत्रिम संसाधन या मैन मेड रिसोर्स कहा जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनको हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा एग्जॉस्टिबल। ओके, इनएग्जॉस्टिबल में हमने क्या पढ़ा कि जिनकी मात्रा असीमित है एनवायरमेंट में, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हैं, जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इनको हमने किसमें कहा, इनएग्जॉस्टिबल में कहा। और एग्जॉस्टिबल में हमने किसको रखा, जिनकी मात्रा कैसी है, सीमित है, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में जो है। और हम मान सकते हैं कि जब हम इनका उपयोग करेंगे, इनको अपने प्रयोग में लाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंप्लीटली यूज हो जाएंगे, कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और इनको बनाने में बहुत सारा लंबा पीरियड लगता है, इसीलिए ये नवीनीकरण में भी नहीं आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आज नया टॉपिक, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जीवाश्मीय ईंधन भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाश्म क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। हमने क्या माना, हमने कहा कोई तो यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, और ऐसे घास वगैरह है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। कुछ तो एक्टिविटी हुई, नेचुरल कोई डिजास्टर आया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, और उन किन्हीं कारणों से क्या हो गई, ये जो जंगल था पूरा ये दब गया किसी कारणवश, ठीक है, और यहाँ मिट्टी की एक लेयर इसके ऊपर आ गई, ठीक है। कुछ साल बाद दोबारा ये सब हुआ, इसके ऊपर पानी भी आ गया, फिर इसके ऊपर मिट्टी की कोई परत आ गई, यहां से समझिए, ठीक है। हमने क्या कहा, कुछ तो ये जंगल था यहाँ, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें हमने माना कि भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, कुछ भी प्राकृतिक आपदा के कारण ये जो जंगल था
ये यहाँ कहीं दब गया, ठीक है। इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की ये परतें चढ़ती गई और उसके बाद ये पानी चढ़ आ गया, ठीक है, बहुत कुछ आ गया। और उसके बाद हमने माना कि एक टाइम बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी आई, तो मिट्टी ने क्या किया, दोबारा से पेड़ उग जाएंगे मिट्टी में। और ये जो प्लांट यहाँ दबे हुए थे ये कहाँ है, यहाँ कहीं है, ठीक है। तो इनको यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि जितने भी प्लांट्स थे वो यहाँ दब चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यानी हवा का सप्लाई नहीं मिल रहा है ना, ऊपर से मिट्टी की परत आ गई है, पानी भी आ गया है और कई लेयर्स, ये कई लेयर्स हैं यहाँ मिट्टी की, ठीक है। रॉक भी, चट्टाने भी बन गई हैं अब, ठीक है, इतनी लेयर्स आ गई हैं। और जो हम मान रहे थे यहाँ कुछ प्लांट्स दबे हुए हैं, इनको अब ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये प्लांट्स क्या होते जाएंगे, डिकम्पोज होते जाएंगे, खराब होते चले जाएंगे, ठीक है। एक प्लांट को मिट्टी की, एक पौधे को लेना, उसको मिट्टी की नीचे दबा के देखना कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 महीने बाद देखना कि क्या होता है। वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कई मिलियन ईयर्स तक चलेगी, कई लाखों सालों तक चलेगी। और इतने साल बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ तो अवशेष बचे हुए होंगे, उनको ही क्या कहा जाएगा, फॉसिल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या हो गए हमारे, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स, जितने भी मृत पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनके अवशेष जो मिले, कब, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के बाद जब हमने वो अवशेष देखे, उन्हीं को क्या कहा गया, फॉसिल्स कहा गया, यानी जीवाश्म कहा गया। यानी अगर कोई जीव, हम किसी जंतु की बात कर लेते हैं, कोई एनिमल्स है, अगर उसको, एनिमल है, उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। पहले उसकी स्किन डिकम्पोज होगी, फिर धीरे धीरे उसके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिकम्पोज होंगे, और लास्ट में क्या बच जाएंगी, बोन्स बच जाएंगी, हड्डियां बच जाएंगी उसकी, ठीक है। और क्या मानेंगे कि एक टाइम बाद वो हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ तो बचेगा डिकम्पोज होने के बाद, और जो अवशेष बचेंगे उन्हीं को फॉसिल्स यानी जीवाश्म कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जीवाश्म बच गया लास्ट में। देन फ्यूल्स यानी ईंधन। ईंधन क्या है, मटीरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। ईंधन क्या है, वो मटेरियल है, वो चीज है जिसको जला करके हम क्या कर रहे हैं, लाइट यानी प्रकाश और हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, ईंधन हो गया। जैसे पेट्रोल को जलाया जाएगा तो पेट्रोल को जलने से क्या होगा, एक तो हीट निकलेगी, ओके, ऊष्मा निकलेगी, दूसरा क्या होगा, प्रकाश, लाइट भी तो उत्पन्न होगी उससे, ठीक है। तो फ्यूज क्या हो गए, ऐसे मटेरियल हो गए जिनको जलाने पर, ठीक है, उनको जलाया जाएगा और जलाने के बाद क्या होगा, उनसे प्रकाश और ऊष्मा निकलेगी, उन सबको क्या कहा जाएगा, ईंधन। तो अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लो, फॉसिल्स को भी और फ्यूल्स को भी। फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ऐसे फ्यूल्स हैं फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। हमने नेचुरल प्रोसेस पढ़ा कि पेड़ जमीन के नीचे दब गए, फिर की प्राकृतिक आपदा आई, कोई बाढ़ आई, भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, जो भी हुआ, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और कई साल बाद वो क्या हो गए, जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो ये क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस थी, कोई कर नहीं रहा था ये कि उसके ऊपर जाके मिट्टी डाल रहा है, ठीक है, पानी डाल रहा है, ऐसा, ये नेचुरली हो रहा है प्रकृति में, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गई, सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिज्म, ओके। तो क्या हो रहा है, जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो मिट्टी के कारण, किसी प्राकृतिक कारण के से वो मिट्टी के नीचे दब गए हैं और धीरे धीरे फ्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। और फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है आपका, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैसेज आते हैं, ओके। कोल हो गया, पेट्रोलियम के जितने भी होंगे, पेट्रोल डीजल जितने भी ऑयल्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, एंड नेचुरल गैसेज जितनी भी है, ये सब किस में आएगा, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन में आएगा, ओके। तो फॉसिल फ्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जीआईसी पौड़ी और जीआईसी थत्यूड
फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। जीआईसी पौड़ी आप कुछ कह रहे हैं बच्चे? माइक ऑन हेलो करिए मैम। अपना। यस। मैम कर लिया। मैम मुझे एक बार और समझा दो। कौन सा समझना है? फॉसिल फ्यूल्स। यस मैम। ओके, तो फॉसिल, बैठ जाइए। फॉसिल्स हमने क्या कहा? जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म से क्या समझते हैं? जीवों के अंश जो हैं, जीवों के अंश कब? मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई जहां पर हमने क्या कहा, ये हमने क्या कहा कि कुछ तो पेड़ पौधे, आपके आसपास जंगल होगा कोई, ठीक है, आपके स्कूल के आसपास कोई जंगल होगा जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि बहुत लाखों सालों पहले, कब कब की बात करिए, जब डायनासोर्स हुआ करते थे उस टाइम पे उतने ही बड़े बड़े पेड़ रहे होंगे, ठीक है। और वो पेड़ या वो जंगल या वो जहां जितने भी जीव जंतु वहां पर थे, वो किन्हीं प्राकृतिक आपदा के कारण उस एरिया में भूकंप आया सपोज, ठीक है। भूकंप आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि धरती की सतह हिलती है और उस मूवमेंट के कारण हम कह रहे हैं कि ये सारा जो मटेरियल था, ये जितना भी ये जीव जंतु यहाँ पर थे, ये धरती की सतह के नीचे, मिट्टी के लेयर्स के नीचे दब गए और या ऐसे टूट गए पेड़ वगैरह। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ है सपोज, ठीक है, इनके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती चली गई, पानी भी आ गया, बारिश हुई और ये मिट्टी की लेयर धीरे धीरे बढ़ती गई, एक लेयर एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे ही कई मिलियंस ईयर, यानी कई लाखों साल तक ये पेड़, जीव जंतु जो भी उस एरिया में थे वो सारे उसके नीचे दब गए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब वो यहाँ नीचे दब गए तो वहां पर हवा की सप्लाई रुक जाएगी, मिट्टी आ गई है ऊपर से तो हवा वहां पहुंच नहीं पाएगी, पानी भी आ गया, कई लेयर्स आ गई मिट्टी की, तो हवा नहीं पहुंच रही। हवा नहीं पहुंचने का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर हम क्या कह रहे हैं, रुक गई है। तो जिसके कारण अब ये पेड़ पौधे यहाँ हरे तो नहीं रहेंगे, यानी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब घटित होने लग जाएंगी, चीजें खराब होने लग जाएंगी। और हम क्या मानेंगे कि कई मिलियन ईयर्स बाद, क्योंकि हम कहते हैं कि धरती की नीचे हवा नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होगा, तो उस ज्यादा तापमान के कारण वो पेड़ पौधे डिकम्पोज हो रहे हैं और डिकम्पोजिशन के बाद जो लास्ट में चीजें बचेंगी उन्हीं को क्या कहा जाएगा, जीवाश्म कहा जाएगा। जैसे हमने एक एनिमल का एग्जाम्पल लिया कि कोई जानवर था, वो मिट्टी के नीचे उसको दफन कर दिया, दबा दिया गया है, और फिर क्या हुआ, बहुत टाइम बाद हमने देखा तो क्या हुआ, उसकी स्किन जो थी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई। फिर हमने कुछ टाइम बाद देखा तो क्या हुआ, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो भी डिकम्पोज हो गए। एक टाइम बाद सिर्फ क्या रह गई, बोन्स रह गई, और कुछ सालों बाद हमने देखा कि बोन्स भी डिकम्पोज हो गई। लेकिन डिकम्पोज होने के बाद कुछ तो बचा था, तो जो वो लास्ट में बचा दैट इज फॉसिल, यानी उसी को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। ओके, ये हो गया हमारा जीवाश्म। अब फ्यूल्स क्या है, वो मटेरियल जिसको आप जलाएंगे, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है, प्रकाश होता है, लाइट उजाला हो जाता है ना, और साथ ही क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो वो लकड़ी क्या हो गई, वो ईंधन हो गई, फ्यूल हो गई। तो ऐसे सारे फ्यूल्स जो फॉसिल्स से बने होंगे, फॉसिल्स यानी जो आपका अवशेष थे, किसके, प्लांट्स के, यानी पेड़ पौधों के, और साथ ही जीव जंतुओं के, उनके अवशेषों से मिलकर जो ईंधन बना हुआ है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पेड़ पौधे कई लाखों सालों तक दबे रह गए और उसके बाद उनको क्या किया गया, ओब्टेन किया गया, वहां से निकाला गया जमीन के अंदर से, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसी से क्या बनाया गया, पेट्रोल बनाया गया, डीजल बनाया गया, ठीक है, कोल बनाया गया। वो सब किसके, धरती की सतह के नीचे थे और फॉसिल्स थे, फॉसिल्स यानी जीव जंतुओं के अवशेष थे, ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहा गया, फॉसिल फ्यूल कहा गया। तो बच्चे आपको समझ में आ गया जीआईसी पौड़ी? यस मैम आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब यस मैम। समझ आ गया जीजीआईसी सत्यूर? ओके, तो फॉसिल फ्यूल हमें समझ में आ गया है। नाउ टाइप्स, फॉसिल फ्यूल आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कौन कौन से ईंधनों को हम फॉसिल फ्यूल में रखेंगे, क्योंकि ईंधन तो बहुत सारे हैं, हमने पढ़ा हमारे लिए तो लकड़ी भी ईंधन है, अगर हम
उसको जला रहे हैं, उससे ऊष्मा भी निकल रही है, प्रकाश भी हो रहा है, तो वो भी ईंधन है। उसके अलावा भी जितनी चीजें हम जलाएंगे जिनसे प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न हो रही है, वो हमारे लिए किसका काम करेंगी? ईंधन का काम करेंगी। लेकिन फॉसिल फ्यूल में कौन से आएंगे? जो फॉसिल से मिलकर बने होंगे। तो उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है आपका कोल, दूसरा आता है पेट्रोलियम और तीसरा आता है नेचुरल गैस। तो 3 टाइप के आपके कोर्स में क्या है? फॉसिल फ्यूल है, जिसमें आप कोल के बारे में पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग आप देखेंगे। पेट्रोलियम के बारे में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक्सट्रैक्शन होगा, कैसे उसकी रिफाइनिंग होगी, उसको शुद्ध कैसे किया जाएगा, ठीक है, उपयोग उसका कहाँ होगा। साथ ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आर फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल। अब हम क्या, जो हमने एग्जॉस्टिबल के केस में नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल की बात की थी, कौन कौन से ईंधन को हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं और कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं हम उनको दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने पानी की बात की थी कि पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो वो हमें दोबारा मिल जाता है। जैसे नदी सूख गई, लेकिन वो सूख के किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो बादलों में चली गई, या फिर वो बादल से क्या बर्फ बन के कहा किसी ग्लेशियर पे आ गई, तो वो सॉलिड फॉर्म में चली गई वहां, तो वो किसी न किसी रूप में अगले साल फिर बारिश हुई, वो दोबारा पानी के रूप में नदी में आ गया। तो हमने क्या कहा? ये रिन्यूएबल था, रिन्यू हो रहा था। लेकिन जब हमने कोल की बात करी थी, कहां पर? एग्जॉस्टिबल में, तो हमने क्या कहा कि लाखों साल लग रहे थे, कई लाखों साल लग रहे थे उस कोल को दोबारा प्राप्त करने में, तो उसको हम रिन्यूएबल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो रिन्यूएबल है या नहीं है। फॉसिल फ्यूल आर और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा पीरियड लग रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि एक बच्चा जब छोटा था उस टाइम पे पेट्रोल खत्म हो गया है, ठीक है, तो जब तक वो मरेगा तब तक भी दोबारा पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी एक ह्यूमन एज निकल जाने पर भी हमें वो चीज रिन्यू नहीं हो रही है, दोबारा प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। अब कई लाखों सालों तक तो हम जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है, तो कई लाखों साल बाद आज भूकंप आया, आज पेड़ दबे, ठीक है, वो पेड़ कई लाखों सालों बाद फिर फॉसिल्स बनाएंगे, फिर फॉसिल फ्यूल प्राप्त होगा, यानी कोल बनेगा या पेट्रोलियम बनेगा। Most of the energy used by us is obtained by the burning of fossil fuels. These fossil fuels are used up at faster rate. They cannot be regrown at a scale compared to their consumption. With the increased demand for the production of various energies, fossil fuel energy is declining. It is difficult to replace them. That is why they are known as a non-renewable source. यानी जितनी जल्दी पेट्रोल और कोयला खत्म हो रहा है उतनी जल्दी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसका कारण क्या है? एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर किसी की घर में गाड़ियां हैं, तो सबको पेट्रोल चाहिए, सबको डीजल चाहिए, ठीक है, कोल का, फ्यूल्स का इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है, और जितनी ज्यादा तेजी से स्पीड, जितना ज्यादा उसका रेट होगा कंजप्शन का, जितनी ज्यादा जल्दी वो खत्म हो रहे हैं उतनी ज्यादा जल्दी हम उनको बना नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल कैसे हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे आपके। ओके, आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन। एक ही जगह पे फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली। इनको बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ पर है। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। कैसे होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ज्यादा महंगे नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस कैन बी डन इजीली थ्रू पाइपलाइन। ओके, तो इनका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पाइपलाइंस जो होती है, पाइपलाइंस के थ्रू आप ऑयल और गैसेस को सप्लाई कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दे हैव बिकम सेफर ओवर टाइम। इतने टाइम से सबसे सेफर ऑप्शन के रूप में फॉसिल फ्यूल आ रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट रिसोर्स, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। अभी भी हम भले ही हम कह रहे हैं कि एग्जॉस्टिबल है, लिमिटेड क्वांटिटी इनकी है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मात्रा में है
कि कितने सारे सालों से अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स emit carbon dioxide when burnt which is a major greenhouse gas and the primary source of pollution. This has contributed to global warming. क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, और जिससे इम्बैलेंस आ रहा है अर्थ पे। ओके, तो वो सब हो रहा है किसके कारण, फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दूसरा, दे आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट इज वंस यूज दे कैन नॉट बी रिप्लेस। अगर ये एक बार यूज कर लिए जाएंगे तो फिर ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे, तो ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक्स द एनवायरमेंट मोर एसिडिक। दिस हैज लेड टू अनप्रिडिक्टेबल एंड नेगेटिव चेंज इन द एनवायरमेंट। क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का उपयोग करके एनवायरमेंट में एसिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कभी भी जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका एक कारण ये भी है कि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। Harvesting of fossil fuel also cause fatal diseases among the people. For example, the coal mines often suffer from black lung disease. The natural gas drillers are constantly exposed to chemicals and silica, which is dangerous for their health. तो यानी जो फॉसिल फ्यूल के हार्वेस्टिंग में हो गया, रिफाइनिंग में हो गया, एक्सट्रैक्शन में जितने लोग लगे हुए हैं, जितने काम करने वाले हैं, तो उनको किसी ना किसी डिजीज से गुजरना पड़ता है, या उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। जैसे कोल माइंस में वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि जो कोल माइनर्स होते हैं उनको ब्लैक लंग से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, और जितने भी ड्रिलर्स नेचुरल गैस में ड्रिलिंग का काम करते हैं उनको भी इसके नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो होपफुली आज आपको कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में फॉसिल फ्यूल अच्छे से समझ में आया होगा। उसके टाइप्स हमने देखे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।